हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं अपना जो पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस है उसका पार्ट 2, ये मैराथन है और आपका एग्जाम है कल। उसके लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसका जैसे आपको पता होगा, जो पार्ट 1 है वो कहाँ पे है, जो इस मैराथन का, ये पार्ट 2 आपको दिख रहा है। पार्ट 1 है अपना, आपको पता है कि इन्वायरमेंट साइंस के लिए अलग से यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG। उस पे हम EVS सिर्फ इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, और UPSC के लिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी। तो उसका जो पार्ट 1 है वो बेसिकली कहा है अपना जो यूट्यूब चैनल अदर है इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, उस पे है। और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 का। तो ये पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छे से एज ए मैराथन लूंगा मैं इसको, बहुत शांति से चीजों को समझना है, करना है ना, बहुत रिलैक्स होके। तो और एग्जाम के लिए भी एडवांस में आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है, दैट इज www.swmg.in, या फिर आप प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है SWMG। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। इसमें हम पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस 10 की 10 यूनिट बहुत आराम से सब पढ़ते हैं। इसका स्टडी मटेरियल भी आपको घर पे आता है ऑनलाइन, कोरियर के थ्रू बेसिकली। और वीडियो लेक्चर्स, डेली लाइव सेशन, ये सब रहता है। और इसमें पेपर 1 के साथ पेपर 2 यानी कि कॉम्बो पैकेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे या फिर मोबाइल ऐप के। ऑल द वेरी बेस्ट। जब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, पेपर 1 का भी आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा साथ में अगर आप कॉम्बो पैकेज लेते हो तो, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करने की कोशिश करिए, वीडियो रोक के। मैं भी आंसर साथ साथ बताता रहूंगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन वाटर वेपर कलेक्शन मटेरियल। क्या है ये? वाटर वेपर कलेक्शन मटेरियल यूज्ड फॉर वाटर वेपर रिमूवल फ्रॉम एम्बियंट एयर। एम्बियंट एयर जो आउटडोर एयर है, उससे अगर हमें वाटर वेपर को रिमूव करना है तो वाटर वेपर कलेक्शन के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट, सिलिका जेल, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्टिवेटेड एल्यूमिना और एनहाइड्रस मैग्नीशियम पर क्लोराइड। इनमें कौन कौन से आपको बताना है यूज होते हैं। मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है कि ये सारे यूज होते हैं अगर हम वाटर वेपर को रिमूव करना चाहते हैं एम्बियंट एयर से। तो इसका राइट आंसर ABCDE, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है। एंड इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर अनलाइक एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कि एयर पॉल्यूशन है वो हाईली सब्जेक्टिव है प्रकृति में, नेचर में। जैसे एयर पॉल्यूशन है वो सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हाईली सब्जेक्टिव है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है सेंसिटिविटी के तौर पे। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखिए, नॉइज पॉल्यूशन एग्जिस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ लाउडनेस एंड साउंड and cause both physiological and psychological stress among individual और group of individual। यानी ये दोनों तरह का, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह का स्ट्रेस डाल सकता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। यानी कि इसमें दोनों स्टेटमेंट है वो ठीक है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया वो राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, हम जैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं साथ में कुछ थ्योरी की भी बात करते रहेंगे, तो आपको सारे कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाने चाहिए। ये है क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही होना चाहिए ना। और ऐसे तो यानी कि हम एक एक चीज के बारे में बहुत डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एरोसोल के बारे में है। कह रहा है कि एरोसोल है पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट। बिल्कुल, एरोसोल में बहुत पोटेंशियल है जो क्लाइमेट को मॉडिफाई कर सकता है। इसका रीजन क्या दिया है, कह रहा है एरोसोल इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव्स एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। बिल्कुल, जो एरोसोल होते हैं वो शॉर्ट वेव के साथ भी, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, लॉन्ग वेव हैं, उनके साथ, दोनों के साथ इंटरेक्ट करता है। और उसी वजह से बेसिकली वो क्लाइमेट को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और आर सही से एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो राइट आंसर इसका हो गया फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और अगर आपको सब चीज ठीक लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करके भी बताओगे कि कैसे सेशन लग रहे हैं। तभी मजा आता है हमें भी काम करने का, और आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है तो हमें भी होती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो हम नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो क्या इंक्लूड करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड किया जाता है, अगर आपको पता है
याद आया जब हम जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं तो इंडिकेटर होती है, यानी कि कौन सा केमिकल या केमिकल क्लास है। एवरेजिंग टाइम की बात करता है कि कौन से टाइम में 24 आवर एनुअल एवरेज टाइम की बात करता है। और पोल्यूटेंट का फॉर्म क्या है और लेवल क्या। बिल्कुल इसका राइट आंसर फोर्थ हो गया। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था, लेकिन ऑप्शन बड़े खतरनाक बनाए हुए हैं, इसे ध्यान से समझना। ठीक है, राइट आंसर इसका कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। और इसमें आपको स्टैंडर्ड्स याद होंगे सारे के सारे। बेसिकली जो मैं बात करता हूँ पोल्यूटेंट्स के बारे में और एवरेज जो हम एनुअल निकालते हैं, 24 आवर्स निकालते हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर IS 2296/1982 विच कैटेगरी ऑफ सरफेस वाटर कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन। आपको पता है कई सारी कैटेगरीज हैं, ABCDE कैटेगरी तक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच कैटेगरी ऑफ सरफेस वाटर कैन बी यूज्ड एज ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। बिना कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के हम एज ए ड्रिंकिंग वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन तो करना होगा। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है वो, तो आपको पता है वो कैटेगरी A में रखा गया है। मैं आपको पांचों कैटेगरी के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं, इसमें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो कैटेगरी A में बात की गई है क्या, देखिए क्लास A या कैटेगरी है ड्रिंकिंग वाटर विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, जो क्वेश्चन में था यही लाइन थी। और क्लास B या कैटेगरी B में वाटर फॉर आउटडोर बाथिंग, ये बेसिकली नहाने के लिए, आउटडोर बाथिंग के लिए है। क्लास C ड्रिंकिंग वाटर विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट फॉलोड बाय डिसइंफेक्शन। और अब कैटेगरी 3 में क्या है, देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है और डिसइंफेक्शन दोनों चीज है। और क्लास A में देखिए कन्वेंशनल ट्रीटमेंट नहीं था, ध्यान रखना है आपको। और क्लास D में वाटर फॉर फिश कल्चर एंड वाइल्ड लाइफ प्रोपेगेशन, याद रखना है। और कैटेगरी E में बेसिकली है वाटर फॉर इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग एंड कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल। तो ये पांचों क्लासेज या कैटेगरीज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, किसी से भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली BOD के बारे में भी बात करते हैं और इस ट्रीटमेंट के भी बारे में बात करते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट वगैरह, ये सब जो पीछे बात कर रहा था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कह रहा है ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी एट सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन शुड हैव सम ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कोई ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी है सोर्स में, उसमें हमने ड्रिंकिंग वाटर में कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी कर दिया है और डिसइंफेक्शन भी कर दिया है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ये कह रहा है पहला, टोटल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म है 500 और लेस, नहीं ये तो नहीं है, ये आप बताना कितना होना चाहिए, ये है नहीं। पर pH बिटवीन pH बिटवीन होना चाहिए 6.5 to 8.5, तो ये भी नहीं है। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन 10 मिलीग्राम पर लीटर और अबो, ये बिल्कुल ठीक बात है। BOD है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे 3 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन C और D है, और C और D हमारे पास C ऑप्शन में है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, C हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन से, इसकी टेबल पढ़ते हैं हम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन ए बॉटल ऑफ फुल्ली पैकेड वाटर इन प्लास्टिक बॉटल इज फुली फ्रोजन देन वेल ओपनिंग। एक कोई बॉटल है प्लास्टिक की, है ना, और पानी था और उसमें पूरा जम गया है, फ्रोजन हो गया है, देन क्या होगा ओपनिंग। आपको पता है जो आइस का बेसिकली वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है ना, तो वो फैलेगी तो क्रैक आ जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे हम आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है ना, पता होगा, क्योंकि उसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसकी वजह से बेसिकली वो फैलता है। जैसे हमने आइस कभी हमने भगोने वगैरह में रख के हम रखते हैं, तो अपने फ्रीजर में रखा पानी, तो आइस ऊपर तक आ जाती है ना, वॉल्यूम बढ़ता है, तो ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम इनसाइड द प्लास्टिक बॉटल द बॉटल क्रैक्स। ऐसा ऑप्शन आना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन सीधा सीधा C लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगी फ्रोजन होने की वजह से। ठीक है, इसीलिए हम जैसे रॉक्स में हम पढ़ते हैं ना, रॉक में क्रैक्स आते हैं, वो कैसे, पानी आया बारिश के टाइम और सर्दियों में वो पानी पूरा जम गया तो वो एक्सपेंड हुई, तो रॉक में क्रैक्स आते हैं। हम जब इरोजन और वेदरिंग और इरोजन के बारे में बात करते हैं तो इस तरह की बात करते हैं ना, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल में जब बात करते हैं तो वो वाली बात है। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल से लिया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ मेटेलॉइड्स, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कौन सा मेटेलॉइड है पीरियोडिक टेबल में। तो ये तो आपको पता होगा, सिलिकॉन है वो मेटेलॉइड है। ठीक है ना, ये पता है आपको।
नहीं पता है तो पीरियोडिक टेबल को एक बार जरूर देखे जाना, एक आधा क्वेश्चन वहां से पक्का आता है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें बेसिकली CH2O है और इसमें CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द गिवन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नीचे डीकम्पोजिशन दे रखा है, अपघटन दे रखा है, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। तो चलो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑल कार्बन, जो ये सारे कार्बन है यहाँ पे 2 है ना, इसमें कह रहा है इज ऑक्सीडाइज्ड। ये मेरे को तो यही गलत लग गया भाई, सीधा गलत हो ही गया। अब आप बात बताओ कहां पे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो रही है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, यही गलत हो गया कि ऑल कार्बन इन वन इज ऑक्सीडाइज, सारे कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं है, ये बिल्कुल बात गलत है, इनकरेक्ट है। और बाकी 3 ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको देखिए ये क्या कह रहा है, द डोमिनेंट स्पीसीज विच रिमूव हाइड्रोक्सिल रेडिकल इन ट्रोपोस्फेयर इज। जो ट्रोपोस्फेयर में से हाइड्रोक्सिल रेडिकल रिमूव करता है वो उसमें से, इनमें से कौन सी एक डोमिनेंट स्पीसीज है जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी कि HO को बेसिकली रिमूव करती है, वो कौन सा है? आपको ध्यान है क्या? बताओ। वो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये रिमूव करता है। इसके रिएक्शन भी आपको मैं शो करवा देता हूं। ठीक है, इन ट्रोपोस्फेरिक डे टाइम एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री इज मेनली गवर्न बाय हाइड्रोक्सिल रेडिकल which is primarily generated from photolysis of ozone in presence of water vapor। जब बेसिकली ओजोन का फोटोलिसिस होता है, टूटता है, और जब वाटर वेपर से रिएक्ट करता है प्रेजेंस में, तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल बनता है। तो ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल है ट्रोपोस्फेयर में, वो कैसे रिमूव होता है? बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये देखो, द ट्रोपोस्फेयर इज एन ऑक्सीडाइजिंग मीडियम। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, ऑक्सीजन है, आपको पता है। द डोमिनेंट ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज इन द ट्रोपोस्फेयर इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल, और ये डोमिनेंट स्पीसीज है हाइड्रोक्सिल रेडिकल, और इसको रिमूव करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ये फ्री रेडिकल बेसिकली बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको पता है मूवमेंट बढ़ेगा और कंडक्टिविटी तो बेसिकली इंक्रीज ही होगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो आपको पता ही है बिल्कुल, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो बहुत आराम से चित्त को शांत करके पेपर को हैंडल करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके। ठीक है, बहुत शांति के साथ। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। आगे ये ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। जब क्या है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन सी वाटर, है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड सी वाटर में डिजोल्व होता है बेसिकली, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड। ये क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बनता है। ये सीधा रिएक्शन आपको दिख ही रही है। और कार्बोनिक एसिड है बेसिकली डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, और ये बनाता है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, और इन टर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड आल्सो डिसोसिएट इनटू कार्बोनेट आयन, और बाइकार्बोनेट फिर टूट जाता है और कार्बोनेट बनता है। ठीक है, बोथ दिस रिएक्शन आल्सो प्रोड्यूस प्रोटॉन एंड देयरफॉर लोअर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। और आपको पता है यहाँ पे दोनों में क्या बन रहा है? प्रोटॉन बन रहा है, H पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए एसिडिफिकेशन होगा, क्योंकि क्या होगा? पीएच बेसिकली क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन है ना H पॉजिटिव की बढ़ रही है ना। पीएच क्या होता है आपको पता ही है? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे ये बढ़ रही है, तो ये पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। इसीलिए हम इसको ओशन क्या बोलते हैं? एसिडिफिकेशन। पीएच कम हो रहा है। ठीक है ना, पीएच क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसी पे ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ओशियन आर नॉट ट्रू। अब ये क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान रखना, ये नॉट ट्रू की बात कर रहा है कि यार जल्दी में ट्रू वाले कराओ। क्वेश्चन में पूछा है कि जब इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओशियन पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है, उसके बाद ट्रू कौन सा नहीं है। तो पहला कह रहा है द ओशियन हैव बिकम लेस एसिडिक ओवर द पास्ट फ्यू डेकाड्स। तो ये बात आपको ट्रू नहीं लग रही, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि एसिडिफिकेशन तो बढ़ा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है। तो बेसिकली लेस एसिडिक नहीं, ज्यादा हुआ है। तो एक तो ये बेसिकली ट्रू नहीं है, और आपसे यही पूछा है ट्रू कौन सा नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा कह रहा है सी सरफेस टेम्परेचर हैज इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपसे तो गलत पूछा है ना। तो सी लेवल हैज राइज इन द रेट ऑफ, ये भी सही बिल्कुल बात है।
द ओशन विल स्टोर लेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द कमिंग ईयर। लेस कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे स्टोर करेगा, तो ज्यादा करेगा क्योंकि बढ़ रही है, तो ये भी गलत है। तो ए और डी जो इसमें है वो गलत है, और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास है फोर्थ। आपसे गलत ही पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, ध्यान रखना। तो ये गलती कर देते हैं हम क्वेश्चन करते टाइम। अब स्मोक की बात करें, क्या है स्मोक से भी क्वेश्चन आता है। दो तरह का स्मोक रहता है। एक को हम बेसिकली बोलते हैं, यानी कि नेचर के आधार पे उसका किस तरह से फॉर्मेशन हुआ है। एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक जिसको हम लॉस एंजल्स स्मोक बोलते हैं, और एक है क्लासिकल स्मोक जिसको हम लंदन स्मोक बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अगर हम फोटोकेमिकल स्मोक यानी कि बेसिकली बात करें लॉस एंजल्स की बात करें, और क्लासिकल में क्या है लंदन स्मोक, या ध्यान रखना। तो अगर फोटोकेमिकल स्मोक की बात करें, इट इज केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, सनलाइट होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर, इनकी वजह से फोटोकेमिकल स्मोक होता है। ये आपसे पूछ भी लेते हैं कि फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या चीजें हैं रिक्वायर्ड है, किसकी वजह से होता है, तो सनलाइट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, और अगर क्लासिकल स्मोक की बात करें तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वहां पे होता है क्लासिकल स्मोक। और ये किससे बनता है, फॉर्म ड्यू टू स्मोक कमिंग आउट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड फैक्ट्रीज। ऑटोमोबाइल और फैक्ट्रीज से जो स्मोक आता है उसकी वजह से बेसिकली ये फोटोकेमिकल स्मोक होता है। और यहाँ पे क्लासिकल सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो जब हम हाई सल्फर कोल यूज करेंगे जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो जैसे बिटुमिनस प्रकार है, तो वहां पे उससे वजह से क्लासिकल स्मोक होगा। और इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक भी बोलते हैं, याद रखना। किसको, बेसिकली जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है, जबकि क्लासिकल स्मोक है वो रिड्यूसिंग स्मोक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, है ना। और ये क्लासिकल स्मोक जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये कब बनेगा, ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनेगा। नाम ही दिख रहा है, देखो सनलाइट की जरूरत है, तो ड्राई और सनी क्लाइमेट में बनेगा। और जो क्लासिकल स्मोक है वो कूल और जो ह्यूमिड क्लाइमेट होगा उसमें रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट, इसका जो बेसिकली डिफरेंस है ये याद रखना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन मोस्ट पेस्टिसाइड आर ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड्स। कह रहा है कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो ज्यादातर पेस्टिसाइड में, वो ऑर्गेनिक क्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक बात है, क्यों होते हैं, रीजन देखते हैं। कह रहा है ऑर्गेनोक्लोरीन्स हैव लो सोल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है, हाई सोल्युबिलिटी इन हाइड्रोकार्बन लाइक इन्वायरमेंट एंड हैव रिलेटिवली हाई टॉक्सिसिटी टू इंसेक्ट एंड लो टॉक्सिसिटी टू ह्यूमन। इसीलिए तो हम यूज करते हैं बेसिकली। तो ये भी बात ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो क्योंकि इसीलिए तो हम क्लोरीन जो ऑर्गेनो क्लोरीन है कंपाउंड यूज करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन के लिए हमारे लिए बहुत ही कम टॉक्सिक होते हैं और इंसेक्ट्स के लिए रिलेटिवली हाई टॉक्सिसिटी रखते हैं। तो इसका ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। ये कई बार कंफ्यूजिंग में गलत हो जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नागे बात करें तो बीओडी के बारे में है। ये बीओडी से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली, आपने देखा होगा। बीओडी टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू। बीओडी टेस्ट को हम क्यों बेसिकली यूज करते हैं, चलो पहला कह रहा है डिटरमाइन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, भी हम डिटरमाइन करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बाय द ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये एक तो ये है, इसलिए यूज होता है। दूसरा कह रहा है डिटरमाइन साइज ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी, उससे हमें पता चलेगा, बिल्कुल ठीक है, पता लगेगा। एसेस एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, बिल्कुल है ना, बीओडी टेस्ट से पता लगेगा कितनी एफिशिएंटली उसने कम किया है। डिटरमाइन कंप्लायंस विद वेस्ट वाटर डिस्चार्ज लिमिट, ये लिमिट भी दिया हुआ है। जैसे हमने पिछले मैराथन में पेपर जो पार्ट 1 के मैराथन में एक लिमिट पढ़ी थी 30 मिलीग्राम पर लीटर, आपको याद है, बीओडी के आधार पर तो हमने पढ़ी थी। जो अपना YouTube चैनल है ना इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG, उस पे पार्ट 1 डला हुआ है, पार्ट 1, ठीक है। क्योंकि वो जो YouTube चैनल है इन्वायरमेंट साइंस विद SWMG वो कोर इन्वायरमेंट साइंस के लिए है, जिसमें UGC नेट का इन्वायरमेंट साइंस प्लस UPSC का इन्वायरमेंट इकोलॉजी होता है। तो इसमें चारों ऑप्शन ही ठीक है, A, B, C और D। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया अभी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे एक क्वेश्चन है, हाँ, ये बीओडी और सीओडी से जो डीओ से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है और बड़ा बेसिक से न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना, जोड़ घटाव वाली बात है। ये कह रहा है व्हाट विल बी बीओडी फॉर ए वेस्ट वाटर सैंपल व्हेन 21 ml of sample is diluted to 300 ml in BOD bottle to determine DO
है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करना है। और इनिशियल डीओ दिया हुआ है 10 और 5 डे के बाद दिया हुआ है 5। तो आपसे ये पूछा है इसके जो इसका डीओ अभी बताना है आपको, व्हाट विल बी द बीओडी बताना है फॉर ए वेस्ट वाटर सैंपल एक, और उसका हमें इनिशियल डीओ दिया हुआ है और फाइनल डीओ दिया हुआ है, ठीक है। और सैंपल दिया हुआ है हमें 20 ml और डाइल्यूट किया गया है 300 ml में बीओडी बॉटल में। तो आप बताइए इसका कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए। वीडियो यहीं पॉज करो और कैलकुलेट करके आंसर करो, है ना, कमेंट किया करो। मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं ये तभी बात बनेगी। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, 3rd होगा। और कैसे होगा ये आपने निकाल लिया होगा, आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं कैसे एक्सप्लेन करना है, बता देते हैं। बीओडी की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, जो इनिशियल डीओ दिया होगा उसमें से फाइनल डीओ हम माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय पी। और यहाँ पे पी क्या है, बेसिकली जो वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डाइल्यूशन वाटर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर 21 दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर प्लस डाइल्यूशन वाटर 300 दिया हुआ है। तो पी की वैल्यू हमारे पास 0.07 आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे इनिशियल डीओ कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, फाइनल 5 दिया हुआ है और डिवाइड बाय पी। पी हमारे पास ये आ गया 0.07। तो ये इसको हम सोल्व करेंगे, 5/0.07 ये हटा दिया तो 500/7 आ गया। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 71.4 मिलीग्राम पर लीटर आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान रखोगे क्या, बताओ भाई, ध्यान रखोगे? चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। ये कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है और इधर कौन कौन से केमिकल है या रिएजेंट है जो यूज होते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि केमिकल रिएजेंट्स वगैरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आयरन के लिए हमें यूज करते हैं बेसिकली, अगर इसमें देखो तो पेंथ्रोलाइन ये यूज करते हैं आयरन के लिए। ए का तो 2 आएगा, ए का 2 आएगा तो 2 ऑप्शन हो गए। चलो फिर हम देखते हैं डीओ के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो डीओ के लिए तो आपको पता है हम यूज करते हैं मैग्नेस सल्फेट, ठीक है। डीओ के लिए आ गया ए का 2 बी का 4, ये सेकंड ऑप्शन हो गया अभी। और कैल्शियम के लिए बेसिकली हो गया जोमेरोक्साइड हो गया और सल्फेट के लिए हो गया बेरियम क्लोराइड। तो ये राइट ऑप्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उसके बाद आपको पता है जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसने जो सोइल के साइज के अकॉर्डिंग बात की है और यहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्ट के बारे में, है ना, उनकी डायमीटर रेंज क्या होती है। अगर सैंड की बात करें तो होती है 2 से 0.05 मिलीमीटर। देखना ये सैंड का है, 2 से कितना है 0.05 मिलीमीटर है, ठीक है। अगर सैंड की बात करें, सिल्ट की बात करें तो 0.05 से 0.002 की है, या 0.002 से 0.05 कह सकते हैं ये वाला। और क्ले का है लेस देन 0.002, ठीक है ये। और फिर उसका सब डिवीजन भी दिया हुआ है, सब डिवीजन भी है ये। यहां से भी डायमीटर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। और ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सिल्ट से 0.002 से लेके 0.05, ठीक है, याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड और भी मैं बात करूंगा और ये क्वेश्चन दिखाता हूं आपको जो पूछा गया। देखो ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इन सोइल रेंज बिटवीन, तो यही है ना 0.0022 to 0.05 mm। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे कई बार पूछा गया, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखें प्लीज, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट of image interpretation in order of increasing complexity। कॉम्प्लेक्सिटी कहां बढ़ती जाएगी आपसे ये पूछा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसमें है सिचुएशन भाई, सीधी सी बात है, इसमें सिचुएशन जानना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सी लास्ट में आ रहा है, तो 2 ऑप्शंस में है सी। और इसमें सबसे अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है तो बेसिकली क्या है, लोकेशन। तो ए सबसे पहले और सी लास्ट में, तो ऐसा सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो क्या आ गया, लोकेशन, टोन,
ठीक है। उसके बाद टेक्सचर, उसके बाद पैटर्न, और सबसे लास्ट में सिचुएशन, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है, ठीक है। जैसे इमेज इंटरप्रिटेशन एम्प्लॉय कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ऐसे हैं लोकेशन, टोन, साइज, शेप, टेक्सचर, एसोसिएशन, शेडो, साइट, पैटर्न एंड सिचुएशन, ये है। ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखो है ना, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी और ये रिजोल्यूशन है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन हमने कर ही लिया। और अब कुछ हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये बेसिकली आपको पता है, ये सेपरेट किसको करता है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल को सेपरेट करेगा, नाम ही याद है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से सेपरेशन होगा, ये सबको पता है, ठीक है। उसके बाद एक्सरे है, आपको ये पूछ लेते हैं एक्सरे किस रेंज में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, CGX, UVI है ना, कॉस्मिक, गामा, ये सब हम बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्सरे रीजन है वो कहां से कहां तक होता है, 0.1 से 200 एंगस्ट्रॉम, यानी याद रखना 0.1 से 200 एंगस्ट्रॉम ये एक्सरे रीजन होता है। और एंगस्ट्रॉम यूनिट की बात करें, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ये रिलेशन भी याद रखना, ठीक है। ये आपसे सीधा पूछ लेते हैं रीजन ऑफ एक्सरे, है ना, तो ये बता देना है। और एक्सरे फ्लोरेसेंस की बात करें, जिसमें हम शॉर्ट में XRF बोलते हैं, तो ये किस लिए है, एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर इज मेनली इन्वॉल्व फॉर रेगुलर एंड रिलेटिव non-destructive determination of elemental composition of a material sample। याद रखना किस लिए यूज होता है, रेगुलर एंड रिलेटिव non-destructive determination of elemental composition of a material sample। It is used for analysis of rocks, minerals, sediments and fluids। ये आपसे पूछ लेते हैं कि बेसिकली एक्सरे फ्लोरेसेंस किसके एनालिसिस के लिए यूज होता है, रॉक्स, मिनरल्स, सेडिमेंट्स एंड फ्लूइड्स में। और प्रिंसिपल वही बात है, जो भी एलिमेंट्स होंगे, एटम है बेसिकली, वो क्या करेंगे, एक्साइट होंगे जब उस पे एक्सरे रेडिएशन वगैरह पड़ेगी और इनर मोस्ट से निकल के ऊपर जाएंगे, है ना, और फिर वापस एनर्जी रिलीज करके आएंगे, तो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। तो वही बात है, XRF स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट atom of a material sample when excited by the primary X-ray radiation, electrons from the innermost K shell are released and the resultant gaps are then filled by the outer shell electron। फिर वो इलेक्ट्रॉन भरते हैं उससे, फिर हम उसको बेसिकली क्या कर लेते हैं, कैप्चर करते हैं। बेसिकली वो जो एनर्जी का रहता है वो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन फ्लोरोसेंट रेडिएशन इज जनरेटेड, रेडिएशन जनरेट होगी विच इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ईच एलिमेंट। जो बेसिकली रेडिएंट बेसिकली जो निकलेगी ना, वो हर एक एलिमेंट का अपना एक करेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये अच्छा इसकी है, तो उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये है ना। दिस इज रीड बाय डिटेक्टर, ये डिटेक्टर के द्वारा पढ़ लिया जाता है एंड गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द कंपोजिशन ऑफ सैंपल मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखोगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं थोड़ा आराम से, है ना। और एक्सरे डिफ्रैक्शन, XRD जिसको बोलते हैं, है ना, XRD इज डिटर्मिनेशन एनालिटिकल मेथड मेनली यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए और यूनिट सेल के डिटर्मिनेशन के लिए बेसिकली यूज होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको XRD बोलते हैं। सिंगल क्रिस्टल XRD यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन एंड द पोजीशन ऑफ द एटम विद इन ए क्रिस्टल लैटिस। अगर सिंगल क्रिस्टल XRD की बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट सेल डायमेंशन एंड द पोजीशन ऑफ द एटम विद इन ए क्रिस्टलाइन लैटिस। और एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन की बात करें, रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। इन दिस केस द सैंपल नीड्स टू बी प्योर, फाइनली ग्राउंड एंड होमोजेनाइज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द बल्क कंपोजिशन। यानी यहाँ उसमें ऊपर में क्या है, ये बेसिकली यूनिट सेल डायमेंशन को डिटर्मिनेशन करने के लिए होता है कि एटम की पोजीशन क्या है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली रैपिड आइडेंटिटी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को ही बता देता है ये, है ना। और इसमें सैंपल बिल्कुल प्योर होना चाहिए, फाइनली उसको ग्राइंड किया हुआ होना चाहिए, पूरा होमोजेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि नाम ही है एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन, ठीक है। और वो है सिंगल क्रिस्टल XRD यानी कि एक्सरे डिफ्रैक्शन। NMR क्या है, ये दिस इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, है ना। NMR इंस्ट्रूमेंट अलाउ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल टू बी एनालाइज्ड बाय ऑब्जर्विंग द एंड मेजरिंग द इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर स्पिन when placed in powerful magnetic field। जब हम मैग्नेटिक फील्ड में करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन की बात करते हैं ना, प्लस और माइनस वाली, तो उसको एब्जॉर्ब कर बेसिकली मेजर करते हैं। और द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल बाय रिकॉर्डिंग द इंटरेक्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल प्लेस इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय, नाम इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, NMR है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो हो गई। FTIR की बात करें तो दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आल्सो नोन एज FTIR एनालिसिस और FTI स्पेक्ट्रोस्कोपी, इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक, पॉलीमरिक एंड इन सम केसेस इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बेसिक बातें लग रही है, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए और इंटरेक्ट करने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द FTIR एनालाइज मेथड यूज इंफ्रारेड लाइट, क्या यूज करती है ये, इस एनालिसिस में हम इंफ्रारेड लाइट को यूज करते हैं टू स्कैन टेस्ट सैंपल एंड ऑब्जर्व केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड लाइट यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। GSMS की बात करें, बेसिकली गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। ये एक एनालिटिकल मेथड है दैट कंबाइन द फीचर ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सब्सटेंस विद इन ए टेस्ट सैंपल। कोई भी डिफरेंट सब्सटेंस है ना, उनको पहचानते हैं किसी भी सैंपल में। और इसमें क्या किस में एप्लीकेशन है इसका, GSMS का, ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये बेसिकली ड्रग डिटेक्शन, फायर इन्वेस्टिगेशन, environmental analysis, explosive investigation and identification of unknown sample including that of material sample obtained from planet Mars during probe mission as early as 1970s। इसका यूज होता है भी, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे क्या, ठीक है। सैम की बात करें तो दिस इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, है ना, इज ए टेस्ट प्रोसेस दैट स्कैन ए सैंपल विद एन इलेक्ट्रॉन बीम टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेज ऑफ एनालिसिस, है ना, मैग्निफाइड इमेज देता है फॉर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही शब्द यूज है सैम में, है ना। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इट इज ए टेस्ट प्रोसेस दैट स्कैन ए सैंपल विद एन इलेक्ट्रॉन बीम टू प्रोड्यूस ए मैग्निफाइड इमेज फॉर एनालिसिस, यूज वेरी इफेक्टिव इन माइक्रो एनालिसिस ऑफ सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इफेक्टिवली एनालिसिस किस लिए, माइक्रो एनालिसिस ऑफ सॉलिड इनऑर्गेनिक मटेरियल। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, सैम एनालिसिस द सरफेस ऑफ मटेरियल, याद रखना ये सैम है वो क्या है, एनालिसिस करता है सरफेस ऑफ मटेरियल, particles and fibers so that fine details can be measured and assessed via image analysis। तो surface of material ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। और टैम में क्या है देखिए, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टैम प्रोवाइड ए मच हायर स्पेशियल रिजोल्यूशन देन सैम। सैम से अगर हायर रेजोल्यूशन चाहिए तो हम टैम का यूज करते हैं, जैसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड ए मच हायर स्पेशियल रेजोल्यूशन। टैम इज फैसिलिटेट स्टडी द इनर स्ट्रक्चर, वहां हम सरफेस की बात कर रहे थे या इनर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टडी करता है ये। एंड एनालिसिस ऑफ द फीचर ऑन एटॉमिक स्केल, है ना, और एटॉमिक स्केल पे ही बता देता है भी, बहुत ही मतलब हाईली रिजोल्यूशन होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन टैम में। ठीक है, और ये आपसे बेसिकली एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसके बारे में बात की गई है। हमें कुछ तो पता होता है कि नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन लगभग 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। उसके बाद हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है और यहीं से क्वेश्चन आगे वालों से पूछते हैं, जैसे नियोन है, ठीक है, हीलियम है, मीथेन है, क्रिप्टोन है, हाइड्रोजन है, जिनोन है, इनकी बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि इनकी हायरार्की के बारे में पूछ लेते हैं, किसकी मात्रा ज्यादा है, किसकी कम है। तो ऊपर 4 तो हमें याद रहती है, नीचे वालों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबकी आपको कंसंट्रेशन यानी कि कितना वॉल्यूम है परसेंटेज में एक बार वो ध्यान रखना है। जैसे ये क्वेश्चन इससे बाद में मैं बात करूंगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, चलो वो क्वेश्चन इसमें शायद इंक्लूड नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेसिकली आपको बताना होता है कि कौन सा कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, जैसे पिछली बार क्रिप्टन, जिनोन और इनके बारे में हायरार्की पूछ ली थी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ लैप्स रेट क्या होता है आपको पता है कि किस जो टेम्परेचर गिरता है हाइट के अकॉर्डिंग उसको लैप्स रेट बोलते हैं। तो यहाँ आपसे लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट के बारे में पूछा गया है। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कितना होता है, लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है, तो A का 3 हो गया। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट लगभग 9.8, तो यहाँ पे ऑप्शन 10 डिग्री चला जाएगा। ठीक है, यानी कि A का 3, B का 1 और A का 3, B का 1, इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही आ रहा है, तो राइट ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया। लैंड ब्रीज कौन सा होता है, बेसिकली आपको पता है विंड मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी,
और सी ब्रीज है, विंड मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। ये इंपॉर्टेंट चारों कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। और एक होता है थर्मल इन्वर्जन, ये क्या होता है आपको पता ही है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखिए नॉर्मल कंडीशन में जैसे जैसे ऊपर जाएगी बेसिकली, तो वो हीट लॉस करते हुए जाएगी एयर, और पहले देखिए जैसे वार्म एयर थी हमारे पास और थोड़ा हीट लॉस किया तो कूलर एयर हो गई, और फिर हीट लॉस किया तो कोल्ड एयर हो गई यहाँ पे, और फिर एकदम नीचे आएगी भारी होने की वजह से। तो यहाँ पे ये नॉर्मल कंडीशन है कि जो गर्म है उसके पास ऊपर कूल होएगी, फिर उसके पास और ठंडी होएगी, ठीक है, तभी उसी की वजह से कंडेंसेशन वगैरह होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। जबकि थर्मल इन्वर्जन में क्या होता है, थोड़ी बात अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पे कूलर जो एयर है, जो ठंडी है, उसके ऊपर बेसिकली वार्म एयर है। देखिए ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, दिस इज थर्मल इन्वर्जन लेयर। तो ये थर्मल इन्वर्जन की बात होती है। तो ये आपको थर्मल इन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं स्टेटमेंट के से, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडरगोज फोटो डिसोसिएशन इन ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में किसका फोटो डिसोसिएशन होता है, यानी कि सन एनर्जी पड़ने से कौन टूटता है। तो आपको पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फोटो डिसोसिएशन होता है। जैसे हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पे ये पड़ा, डाइऑक्साइड पे सोलर एनर्जी पड़ा, सन एनर्जी पड़ा, तो ये बन गया, ठीक है। फिर ओ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, O3, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो फोटो डिसोसिएशन किसका होता है, NO2 का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है लोअर एटमॉस्फेयर में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर में। ये बेसिकली एक्सट्रीमली फोटोस्टेबल होते हैं, N2O और HNO3, याद रखना। ये फोटो जैसे एक्सट्रीमली स्टेबल होंगे, ये फोटो डिसोसिएशन यहाँ नहीं होगा, किसका, N2O और HNO3 का। और इजीली डिग्रेडेबल कौन से हो जाएंगे, NO2, NO3, N2O5 और HO2, NO2, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखोगे। चलो, अगर आपको सब अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और हाँ, इसका जो पार्ट 1 है मैराथन का, वो अपना अदर यूट्यूब चैनल है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, जो हमारा कोर इन्वायरमेंट साइंस का बेसिकली चैनल है, उस पे है, ठीक है ना, पार्ट 1, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन है। इसको हम डिटेल में तो बात करते ही हैं कि कौन सी रिएक्शन क्या होती है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, उसके साथ मैच करना है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है, तो एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन करते हैं ना ग्लूकोज का, तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ये, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि A का 4 तो दो ऑप्शंस में है, फोर्थ में भी है और सेकंड में भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है इसमें, ये देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय बैक्टीरिया इन BOD टेस्ट, यानी कि B का 3 है। तो B का 3 देखो, यही ऑप्शंस हो गए। अब C पे बात है, C में देखो सेकंड ऑर्डर क्या है, ये है co-metabolic biotransformation of sub halogenated organic compounds, this is second order, ठीक है। दिस इज नहीं, ये सेकंड ऑर्डर बेसिकली ये होगी, इसमें ये वाली बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया, ये होगी, क्योंकि ये जो डी वाली बात होगी ये बिल्कुल ये होगी भाई, बैक्टीरियल नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया, दिस विल बी सेकंड ऑर्डर। और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होगी ये, क्योंकि बीच में कुछ और बनेंगे इसमें, है ना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम हेलोजिनेटेड, तो ये कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन होगी। तो डी का 1 होगा, सी का 2 होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया अभी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये आपको कैसा सेशन लगा, और एग्जाम के लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अब मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूं, और इसका फिर बता देता हूं, जो फर्स्ट पार्ट है इस मैराथन का, वो अपना जो यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ इन्वायरमेंट का है, इन्वायरमेंटल साइंस विद SWMG, उस पे अपना पूरा का पूरा पहला मैराथन है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, और ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर है। हम अपनी वेबसाइट या ऐप पे पेपर 1 भी अच्छे से पूरा पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस भी। तो अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस या फिर पेपर 1 और के साथ पेपर 2, यानी कॉम्बो पैकेज। और इन दोनों का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर आपके पास घर में आएगा। आपको किसी भी तरह से हमारे अकॉर्डिंग बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स सब लाइव, डाउट सेशन सब कुछ, एवरीथिंग विल बी क्लियर, ठीक है ना, सब अच्छे से होगा। और एग्जाम में आप बहुत अच्छे से एग्जाम को दे के आना है।
अपने चित्त को शांत रखना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल चित्त शांत करके पेपर दें, आराम से। देखिए कई बार क्या होता है, इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। बहुत रिलैक्स रहना, अच्छे से शांत रहना। और एक क्वेश्चन, जैसे मैं एक बार आपको बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, उसमें मैंने बताया कि 3 बार करना चाहिए पेपर को। अगर वो मेथड आपको ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेथड ठीक है, तो उस तरह से करें, उससे इजी क्वेश्चन भी बिल्कुल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। और जैसे ही आपका एग्जाम हो तो मुझे बताना पक्का कमेंट करके कि मेरा एग्जाम ऐसा हुआ, ये क्वेश्चन आए, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, सब बातें बताना। फिर हम जो चीजें होंगी हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम और अच्छा करें, बेहतर करें। ठीक है, सब कुछ अच्छे से करना है बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।